जी सफी भाई शुरू कीजिए, रिकॉर्डिंग शुरू है। अच्छा अच्छा जी। तो अब हमने स्टार्ट करना है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी बेसिकली यूज होती है इथेरियम इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उस पर जब हमने कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है या कुछ भी हमने इथेरियम ब्लॉकचेन पे करना है तो हमें उसके लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। और मतलब अभी जो बहुत ज़्यादा डेप डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड तो उसमें मोस्टली सॉलिडिटी ही यूज हो रही है। तो अब हम इसको किस तरह कवर करेंगे, सबसे पहले हम आईडीई देखेंगे कि सॉलिडिटी में आईडीईज कौन से यूज़ होते हैं, हम कौन से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें आईडीईज में सबसे पहले तो रिमिक्स आईडी यूज़ होता है। ये ऑनलाइन वर्जन है, आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उस पर जाकर लिखे remix.ethereum.org, तो एंटर करेंगे तो आपको ये रिमिक्स ब्राउज़र कंपाइलर ओपन हो जाएगा विद इन अ मोमेंट। तो अच्छा, तो ये जब ओपन हो जाएगा ना, अभी पता नहीं मेरे शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो कॉल पे हो तो इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज 1 सेकंड में हो जाता है। हाँ, तो ये ओपन हो नहीं, गया। रिकॉर्डिंग तो तो मेरी ये साइड से हो रही इसका है। कुछ इस तरह का ना स्ट्रक्चर होता है रिमिक्स का। जी जी। सही सही। तो ये इसका ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है रिमिक्स का। तो यहाँ पे ये हमारी वर्क स्पेस होती है, ये हमारा कंपाइलर है जहाँ पे हमने कोड जो लिखना होता है ना, तो सॉलिडिटी का कोई भी तो वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। उसके अलावा ये हमारी वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और अपनी फाइल्स बना सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इस आइकॉन पे क्लिक करें तो यहाँ से हम अपना जो होगा ना कोड उसको कंपाइल कर सकते हैं। और यहाँ से जब इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हमें डिप्लॉय का ऑप्शन होगा और हम यहाँ से उसको डिप्लॉय करेंगे बाद में। तो वो जब हम डेवलप करेंगे कोड और फिर उसको करेंगे तो वो देखते हैं हम किस तरह करना है। अच्छा, उसके बाद कंपाइलेशन देखनी है कि किस तरह होती है, फिर हम देखेंगे डिप्लॉय किस तरह करते हैं। फिर उसके बाद हम सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगे और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल्स किन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। फिर हम जाएंगे फंक्शंस पे, फंक्शंस किस तरह के होते हैं। फिर हम डेटा टाइप्स देखेंगे। फिर हम इनकी एक्चुअली जो सॉलिडिटी होती है ना, तो इस पे हम क्योंकि ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ना स्टोरेज के भी काफ़ी इशू होते हैं कि कौन सा डेटा हमने ब्लॉकचेन पे स्टोर करना है और कौन सा डेटा हमने अपनी लोकल मेमोरी पे स्टोर करना है। क्योंकि जब भी हम कोई भी अगर एक वेरिएबल भी ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हैं तो हमें उसके कुछ पैसे फीस देनी पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ इथेरियम्स देने पड़ते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें सोचना पड़ता है कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेजेस में तो हम चाहे 10,000 वेरिएबल डिक्लेयर कर दें उनको ना यूज़ करें बाद में, तो हमें उसका कुछ वो पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भी सॉलिडिटी में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, अब उसको हम यूज़ करें या ना करें हमें उसके पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमने उसको ब्लॉकचेन में स्टोर करवाना है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस क्या होता है। ये बैलेंस मतलब हमारा क्या होता है, अब जब भी हम सॉलिडिटी पे कोई प्रोग्राम रन करते हैं हम उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम जब भी हम सॉलिडिटी में किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, अब कोई भी जो प्रोग्राम लिखते हैं ना उस प्रोग्राम का बैकएंड पे एक अकाउंट बन जाता है। जिस तरह हमारा पर्सन है ना, हम कोई भी अपना अकाउंट बनाते हैं, वॉलेट बनाते हैं, तो हमारा एक अकाउंट होता है जी कि इस हमने इतने इथेरियम इस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम किसी रिसीव कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट जो जब हम कोई भी कोड राइट करते हैं ना, कोई प्रोग्राम बनाते हैं इथेरियम का, तो उस प्रोग्राम का ना बैकएंड पे एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और फिर हम उस प्रोग्राम को पैसे भेज सकते हैं और उस पैसे ले भी सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक जो हमने उस प्रोग्राम के अंदर लगाया है वो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर पैसे रिसीव हमसे कर सकता है या हमें सेंड कर सकता है। और फिर उसके बाद हम एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह देखेंगे इन डिटेल, जब हम जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये एक ओवरव्यू था। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि रिमिक्स आईडी क्या है। ये जो रिमिक्स आईडी है ये एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और इसको जिस लैंग्वेज में लिखा गया है ये जावास्क्रिप्ट में है। अच्छा, अब अगर ब्लॉकचेन में कल को हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि जी रिमिक्स किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो रिमिक्स का सॉलिडिटी में नहीं लिखा गया, रिमिक्स तो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया। अच्छा, अब जो रिमिक्स है इस पे हम डेवलप करते हैं अपने को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसके थ्रू हम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं और हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब रिमिक्स तो ये क्लियर हो चुका है। तो अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, अब जब भी हमारा ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नज़र किस तरह का आता है।
सॉलिडिटी पे कोई भी प्रोग्राम वो नज़र किस तरह का आता है। जब भी हम रिमिक्स पे जाएंगे ना तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ना बने हुए, मतलब कुछ फोल्डर्स बने हुए नज़र आएंगे। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे अब ये जितने फाइल है ना, storage.sol, ballot.sol, simple storage.sol, तो ये सारे सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, सॉलिडिटी की जो होती है ना एक्सटेंशन .sol होती है। जब भी हमने कोई भी सॉलिडिटी का प्रोग्राम सेव करना है तो हम उसको .sol के थ्रू करेंगे, जिस तरह पाइथन में .py होती है, C++ में .cpp होती है, तो इसी तरह जब सॉलिडिटी में हमने करना है तो .sol की एक्सटेंशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक सिंपल स्टोरेज का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखें क्या है, ये एक प्रोग्राम है सॉलिडिटी का, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये सबसे ऊपर हमने पर यहाँ पे ये प्रैग्मा सॉलिडिटी का मीनिंग होता है कि हमने यहाँ पे ना बताया है कि ये सॉलिडिटी का हम कौन सा वर्जन का कोड कर रहे हैं। सॉलिडिटी के काफ़ी ज़्यादा वर्जन है, हर वर्जन में कोड की कुछ चीज़ें होती हैं जो पिछले वर्जन में नहीं होती, नेक्स्ट वर्जन में आ जाती हैं। तो अब हम ये बता रहे हैं कि इस कोड में हम जो भी कुछ लिखेंगे ना, वो 0.60 से लेकर 0.90 वर्जन, इन इस रेंज का किसी भी वर्जन का कोई भी कोड हम इसके अंदर लिखेंगे ना, तो वो जो होगा ना, हम कंपाइल उसको कर सकते हैं। अगर इस रेंज के अलावा किसी वर्जन का हम कोड इसमें लिखते हैं तो वो हम इसके अंदर उसको कंपाइल नहीं कर सकेंगे, एरर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसके बाद करते क्या है, जब हम कंपाइल करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, तो जो सॉलिडिटी कंपाइलर को हम जब कहते हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट हमने लिख दिया, इसको कंपाइल कर दो, तो उसके बाद सर एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और उसका एक तो बाइट कोड जनरेट करता है और उसका ABI जनरेट करता है। अच्छा, अब बाइट कोड और ABI क्या है, अब जब भी हमने ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है ना, तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जाके ये नहीं कह सकते कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हमने ये लिख दिया, ये हमने प्रोग्राम लिखा है सिंपल स्टोरेज, तो इसको जाके ना ब्लॉकचेन पे आप डिप्लॉय कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इसका बाइट कोड जनरेट करता है और वो बाइट कोड जाके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाता है। अब ब्लॉकचेन में भी अब हमारे पास ना मतलब ये है कि हम इसको इथेरियम की मेन नेट पे डिप्लॉय कर दें या उसके टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करें। मेन नेट है तो लाइव इथेरियम, या फिर हम इसको जो रिंकीबी और रोपस्टेन है, ये इसके टेस्ट नेटवर्क्स हैं। टेस्ट नेटवर्क्स पे हम जब डिप्लॉय करते हैं, जब हमने टेस्ट करना हो यार हमने ये एप्लीकेशन बनाई, ये सही चल रही है कि नहीं, ये टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन जब एक्चुअली हमने बना लिया, टेस्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको लाइव इथेरियम नेटवर्क पे डिप्लॉय करते हैं। और अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, इसका होता है ABI। अच्छा, अब ABI क्या होता है, ABI का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस इसलिए यूज होता है कि अब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट ने भाई दूसरे लोगों से इंटरेक्ट तो करना है ना जाके, ये प्रोग्राम या तो किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो होगा वो कम्युनिकेट करेगा, या कोई और पर्सन इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए ABI यूज होता है। अच्छा, अब ये नज़र किस तरह के आते हैं ये हम करके देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं आया यहाँ पे सिंपल स्टोरेज पे, तो यहाँ से हम आए इस वाले आइकन पे क्लिक किया, ये सॉलिडिटी का इथेरियम का एक वो बना हुआ आइकन, तो इस पे हम जब यहाँ पे लिखेंगे ना, ये कंपाइल करेंगे, कंपाइल बटन पे, तो ये जो होगा ना, ये रिमिक्स IDE, ये हमें ABI और बाइट कोड जनरेट करके दे देगा। तो अब हम यहाँ से ना बाइट कोड को कॉपी करते हैं, और ये एक मैंने नोटपैड ऑनलाइन खोला हुआ है, इस पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ना बाइट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं, एक है ऑब्जेक्ट, एक है ऑप कोड। तो जो ऑब्जेक्ट के आगे जो स्ट्रिंग है ना, ये हमारा बाइट कोड। अब बाइट कोड ये कुछ भी नहीं है, ये जो हमने कोड लिखा था ना, इसको कंपाइलर ने ना कंपाइल करके ये हमें बाइट कोड दे दिया। अच्छा, अब ये बाइट कोड जाके ना, ये लाइन जो है, ये स्ट्रिंग जो है, ये 3 या 4 लाइन है, ये जाके एक्चुअली डिप्लॉय हो जाएंगे ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन को समझ आ जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। और उसके बाद अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है ऑप कोड। तो ऑप कोड में क्या होता है, ऑप कोड भी एक्चुअली बाइट कोड से ही जनरेट हुआ होता है। इसमें जो बाइट कोड होता है ना, एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस को हम कन्वर्ट
इन इंस्ट्रक्शंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं बाइट कोड के अंदर। तो ऑप कोड, अब ये देखें ना यहाँ पे, अब अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें, यहाँ पे लिखा हुआ है पुश 1, फिर उसके आगे उसने कोई आगे बाइट्स दी हुई है, फिर उसने कहा हुआ है पुश 104 ms स्टोर पुश 1। तो अब इनको हम ना अगर स्टडी करें ना यहाँ पे आके, ये एक इथेरियम की गिटहब पे उन्होंने ये अपनी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, तो उन्होंने बताया हुआ कि ऑप कोड में किस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। अच्छा, अब ऑप कोड में हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन आ रही है पुश 1। अब इस पुश 1 का मीनिंग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया पुश 1। तो अब ये कह रहा है जी ये पुश 1 की इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है प्लेस 1 बाइट आइटम ऑन स्टैक। ठीक है, तो कोई मतलब अब इथेरियम में ये इसका मीनिंग हम जब बाद में थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इसका हम देख लेंगे कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है। लेकिन जो इसने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जी अब ये कॉन्ट्रैक्ट आया तो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन ये है प्लेस 1 बाइट आइटम ऑन स्टैक, और फिर इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस वो सारी जो है ना हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वो ऑप कोड की फॉर्म में आ गई है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कोड और ऑप कोड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, एक तो हो गया बाइट कोड, अब दूसरी चीज़ है हमारे पास एबीआई। एबीआई का मतलब एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, और इसका मतलब कि कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है। तो अब ये भी हमें जो है ना कंपाइलर जो रिमिक्स आईडी है इसने हमें एबीआई जनरेट करके दिया। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ये जो हमारे था कोड इसके लिए। तो अब मैं उसको पेस्ट करता हूँ तो उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब ये एबीआई जनरेट हुआ है। कंपाइल पर्सन डॉट सोल, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक पर्सन नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, नेम और एज का, और ये हमारे पास फंक्शन है गेट नेम गेट एज। अब हमने इसका एबीआई जब देखा है ना तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो हमने कोड के अंदर लिखी हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये गेट एज का एक नाम आ रहा है, जो गेट एज का फंक्शन आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डिक्लेयर हुआ है ना गेट एज का फंक्शन। तो ये यहाँ पे उन्होंने शो कराया कि गेट एज का फंक्शन है, इसके अंदर से जो रिटर्न टाइप है इसकी आउटपुट में उन्होंने बताया कि इससे रिटर्न क्या होगा, एक यू इन 256 टाइप का एक वेरिएबल हमें वापस रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि ये गेट एज का फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से यू इन एज रिटर्न कर रहा है, और एज एक्चुअली में क्या है, यू इन 256 टाइप का एक वेरिएबल है। तो ये इन अ सेंस अभी हम सिर्फ हमने हमने कोई जाके इसकी इंजीनियरिंग करनी, बस हमें ये पता होना चाहिए यार कि ये एबीआई होता है क्या, ये करता है कि यार इसकी क्या करता है, बस इतना नॉलेज हमारे लिए इनफ है वेब डेवलपमेंट के लिए। जब आगे हम मजीद डिटेल में जाएंगे तो इसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे इस वक्त। अच्छा, अब ये हो गया एबीआई बाइट कोड। अभी इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक जो पॉइंट्स डिस्कस हुए। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। तो जी सभी क्या प्रियंका भाई आवाज आ रही है? अगर ना आ रही होती तो फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे। सही सही। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए यहाँ तक? मेरा ख्याल है यहाँ तक तो शानदार क्लियर है। कोई और दोस्त पूछना चाहे तो पूछ लें। सही सही। अच्छा, चलें फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हमने ना देखने हैं कि जो बाइट कोड जो जनरेट होता है ना बाइट कोड, ये होता है पब्लिक रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि जाहिर बात है जब हमने अच्छा पब्लिक रीडेबल फॉर्म में जनरेट होता है। इसका पब्लिक रीडेबल फॉर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, इसको कोई भी बंदा जाके पढ़ सकता है। जो भी आप ब्लॉकचेन पे बाइट कोड जनरेट करेंगे वो पब्लिक रीडेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन का मकसद ये होता है कि यार ट्रांसपेरेंसी हो, कोई कोई ढकी छुपी बात ना हो, हर बंदे को पता हो कि यार ये फंक्शन इस तरह काम करेगा। तो इसलिए तो इसमें फ्रॉड का कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाइट कोड होता है वो पब्लिक रीडेबल फॉर्म में होता है। तो उसके बाद अच्छा अब ये बाइट कोड जो होता है ना ये पब्लिक रीडेबल फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पब्लिक रीडेबल फॉर्म में हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम हाइड करके रख सकते हैं, बस हमें अपना बाइट कोड जो है ना वो पब्लिक रीडेबल फॉर्म में रखना होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात क्या है जी, बाइट कोड इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आपने एक दफ़ा जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
वरना अगर आप जाके मैंने और आपका एग्रीमेंट हुआ है, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जी कि अगर ये कंडीशन हुई तो आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में $30,000 जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप अब मैं कल को जाके चेंज कर देता हूँ पीछे से बाइट कोड को, तो फिर तो वो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो उसका मकसद ही पूरा नहीं होगा। तो वो तो फिर ब्लॉकचेन की जो एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन फेमस है वही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन यूज होती है। तो इसलिए जब ब्लॉक बाइट कोड एक जगह डिप्लॉय हो गया, हम इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, चेंज अब अगर हमें फॉर एग्जांपल अब इसमें एक ये इशू आ जाता है ना यार कि अब अगर फॉर एग्जांपल हमें दोनों पार्टियां कहती हैं यार इस बाइट कोड को हमने चेंज करना है, जिन दोनों का एग्रीमेंट था वो दोनों ही मानते हैं, तो अब उसमें उसमें ये नहीं है कि वो होगा ही नहीं चेंज। उस कंडीशन में ये होता है कि वो पुराना बाइट कोड चेंज नहीं होता, एक नया बाइट कोड उसकी जगह हम प्लेस कर देते हैं और पूरी कम्युनिटी को बता देते हैं जी कि अब से ये वाला बाइट कोड हमारा स्टैंडर्ड है, पुराना वाला बाइट कोड को हम नहीं मानेंगे। तो और कम्युनिटी फिर उस पर एग्री कर जाती है। तो ये इस तरह हम अगर हमने ब्लॉकचेन में कुछ चेंज करना तो इस तरह हम करते हैं, इस वे से। तो अच्छा, उसके बाद वही बात यहाँ पे सेकंड जो फोर्थ पॉइंट है, ABI एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने ABI बनाया एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, इसी के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करता है। हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैसे भेजने हो, उसे निकालने हो, उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हम ABI के थ्रू ही करते हैं। अच्छा, इसलिए इसको ब्रीच उन्होंने कहा है। अच्छा, उसके बाद कहता है ABI एंड बाइट कोड कैन नॉट बी जनरेटेड विदाउट सोर्स कोड। अच्छा, तो जाहिर बात है जब हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड होगा उसी के थ्रू तो हम ABI और बाइट कोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास बाइट कोड हो और उसके थ्रू हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर दें, ये पॉसिबल नहीं। हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे हम बाइट कोड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम कहें जी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन से हमने कोई बाइट कोड उठाया और उसके थ्रू हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा दें, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आते हैं ना रिमिक्स आईडी पे, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो भी हम डिप्लॉय करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट, तो जाके वो होगा जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन पे। अच्छा, अब ये जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन लंदन है, एक बर्लिन है, इंजेक्टेड वेब3 और वेब3 प्रोवाइडर है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये तो हम देखते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन लंदन और बर्लिन ये दो हार्ड फोक्स हैं। तो हार्ड फोक्स क्या होता है, ये जब हम थ्योरी में डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि हार्ड फोक्स क्या होती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये इसको इसको ट्रीट आप कर सकते हैं कि ये एक लोकल ब्लॉकचेन है। जब आप इसके अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे वो जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन पे जाके डिप्लॉय होगा, आप जब अपना ब्राउजर क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे वो सब कुछ खत्म हो गया होगा। ये एक समझ लें कि एक लोकल वो आपको ना एक ब्लॉकचेन दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन जो है ना एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन करवाते हैं सैंडबॉक्स के अंदर, के मतलब ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो ब्राउजर के अंदर हमने एग्जीक्यूट करवानी हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन होती है, यूज होती है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है ये ओन मेमोरी ब्लॉकचेन है कि ये एक अपनी ब्लॉकचेन बनाता है, एक वर्चुअल ब्लॉकचेन हमें ब्राउजर के अंदर दे देता है लोकली, और उसके बाद ये हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। कि जाहिर है अभी हम इस पर मेरा डिप्लॉय ख्याल तो है नहीं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये जी है सर। कि ये आपको अच्छा सैंडबॉक्स का मतलब ये होता है कि सर्वर साइड से आपको वो एग्जीक्यूशन या बाकी काम आपका सर्वर साइड पे हो रहा होता है, और सैंडबॉक्स आपको एक इंटरफेस दे देता है, वो यहाँ पे उस का जो सर्वर पे रन हो रही होती चीज, कुछ हिस्सा उसका पार्ट यहाँ पे होता है, कुछ पार्ट पीछे होता है। सैंडबॉक्स का नॉर्मली तो ये होता है। आई मीन डाउट के वो अगर आपको सर, पूरी ब्लॉकचेन यहाँ पे देता हो, ये थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। सैंडबॉक्स, वो सर आपकी जी जी, बात ठीक है, वो ज़ाहिर है पूरी पूरी ब्लॉकचेन तो नहीं वो दे रहा, वो मतलब एक ना हमें डमी इंटरफेस ब्लॉकचेन दे देता है, जी जी इंटरफेस देता है। उसके सामने जब आप ब्राउजर बंद करेंगे तो सर्वर जैसे ही आपका हाँ सेशन खत्म होगा, वो सेशन पीछे से भी उसका खत्म हो हाँ जाएगा, आप एग्जैक्टली। दोबारा उसको रीलोड नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, वही वही बात सही कह जी रहे हैं। तो और इस पे हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं और बाद में मतलब जी जी जब ये एग्जैक्टली, क्लोज। वो बाकी सारा काम करते हैं। जैसे रिएक्ट के लिए हाँ आमतौर पे सैंडबॉक्स अवेलेबल, सैंडबॉक्स तो और सारे कामों के लिए भी अवेलेबल है नेट पे। आप उसमें हाँ डेवलपमेंट कर जी, सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाद में अपना कोड कॉपी कर दें और सैंडबॉक्स को क्लोज कर दें। आपको इंस्टॉलेशन लोकली की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली सर। जी
अच्छा, तो उसके बाद अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है इंजेक्टेड वेब 3 और वेब 3 प्रोवाइडर। तो इंजेक्टेड वेब 3 किस लिए यूज होती है? डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट और रन अ ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम मेन नेट और टेस्ट नेट। अच्छा, फ्री मीटिंग्स 10। अच्छा, डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन और रन अ ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम मेन नेट और टेस्ट नेट। अच्छा, अब देखें जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो इसको हम जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्ले कर रहे हैं, इसको चेंजेस करके देख रहे हैं, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, यहाँ पे एक वेरिएबल दे डिक्लेयर करके देख रहे हैं या 10 करके देख रहे हैं। अब हमने जब चाहते हैं ना यार हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, अब हम चाहते हैं कि इसको इथेरियम मेन नेट पे हम डिप्लॉय करें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंजेक्टेड वेब 3। तो इंजेक्टेड वेब 3 इसलिए यूज होती है यहाँ पे। और उसके बाद जो तीसरी चीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है वेब 3 प्रोवाइडर। अच्छा, वेब 3 प्रोवाइडर इसलिए होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और नोड के साथ, जो किसी और नोड इथेरियम नेट पे है, तो उसके साथ हमने कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम वेब 3 यूज होते हैं। इंजेक्टेड वेब 3 डिप्लॉयमेंट है ऑन मेन नेट, ये कनेक्शन है, और ये टेस्टिंग। ठीक हो गया ये बात? इसमें किसी का क्वेश्चन? अच्छा, तो ये था, ये मतलब ये इसका एनवायरनमेंट था, रिमिक्स आईडी था। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे आएँ और ये एक आइकन है क्रिएट न्यू फाइल का, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूँ माई कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी एक्सटेंशन मैंने ज़ाहिर है सॉलिडिटी में बना लूँ तो डॉट सोल दूंगा, तो माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल, तो ये एक सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम राइट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि हम यहाँ पे फोल्डर अपना बना सकें। तीसरा ऑप्शन है कि हमने यहाँ पे गिट हब से कुछ अपने यहाँ से फाइल पुश करनी है या वहाँ से डाउनलोड करनी है हमने अपने रिमिक्स आईडी पे, तो उसके लिए हम यहाँ इस आइकन के थ्रू कर सकते हैं। और ये है कि हमने लोकल अपने फोल्डर जो कंप्यूटर है वहाँ से हमने कोई अपनी फाइल रिमिक्स आईडी पे अपलोड करनी है तो इस आइकन के थ्रू हम कर सकते हैं। ये हमारी वर्क स्पेस है। अच्छा, तो ये रिमिक्स आईडीई जो है ना वो हो गया, एक किस्म का हमने ओवरव्यू ले लिया कि क्या होता है डिप्लॉयमेंट, किस तरह डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे करना है, कंपाइल किस तरह करना है। अच्छा, अब दूसरे वेरिएबल, अच्छा ये जो है ना रिमिक्स आईडी, ये अच्छा एक कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कैन वी यूज पाइथन इंस्टेड ऑफ सॉलिडिटी? सर, वी कैन यूज एनी लैंग्वेज फॉर टू डेवलप ब्लॉकचेन, ठीक है, लेकिन अब जो कम्युनिटी है ना वो सॉलिडिटी में काम कर रही है, मतलब इथेरियम पे आपने काम करना है ना तो आपको सॉलिडिटी यूज करनी पड़ेगी। अब इथेरियम पे पाइथन के थ्रू आई डोंट थिंक सो हम कर सकते हैं। पाइथन पे हमने करना है तो फिर हमें अलग से एक ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी पाइथन बेस्ड, और फिर हम उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पाइथन पे लिखेंगे। लेकिन जो इथेरियम है ना ब्लॉकचेन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि इस पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय जो लिखना है तो वो हम सॉलिडिटी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, वैसे रिमिक्स आईडी पे देखें ना तो यहाँ पे उन्होंने और भी कोई YUL एक लैंग्वेज है, इसके थ्रू भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो ये है। अच्छा, अब जो एक और रिमिक्स आईडी यूज होता है, इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास एक है आईडी ट्रफल, ये ट्रफल यूज होता है आईडी टाइम का फॉर ख्याल डेवलप। रखिए जरा। सही सर, 6 मिनट्स हैं अभी। 10 मिनट, हाँ जी। तो ये ट्रफल यूज होता है, लेकिन इसको मतलब ऑनलाइन नहीं है यूज हो सकता, इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है, और इसके साथ हमें एक और चीज डाउनलोड करनी पड़ती है, वो होती है गनाश। अच्छा, अब गनाश क्या है? गनाश एक लोकल ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो ये मतलब अभी देखें जो रिमिक्स है ये तो हमें दे रहा है ना EVM लंदन और बर्लिन की, तो जावास्क्रिप्ट सॉरी लंदन और बर्लिन, तो इसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये ट्रफल को डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ हमें गनाश यूज करना पड़ता है, ये कम्बिनेशन होता है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट एडवांस जो चीज़ हो रही है जो प्रोडक्शन लेवल पे लोग यूज करते हैं, जब हमने अभी जो रिमिक्स है ना वो मोस्टली होता है यूज लर्निंग के लिए। जब आप लर्न कर रहे हो ब्लॉकचेन को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डेवलपमेंट को, तो आप रिमिक्स आईडी यूज करते हैं। और जब आपने प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बनानी है जो कि एक्चुअली यूज होनी है, तो उसके लिए हमारे पास हार्ड हैट यूज हो रहा है। तो उसको भी जब हम आगे डेवलपमेंट जब हम बेसिक कवर कर लेंगे तो फिर हम हार्ड हैट की तरफ मूव करेंगे, फिर उसको देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अब हम सॉलिडिटी की प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं कि इसमें हमने लिखना किस तरह कोड है। तो सबसे पहले तो
जो सॉलिडिटी है ना, ये एक है हाई लेवल स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 अल्फाज लिखे हैं, इनका मतलब क्या? हाई लेवल का ये मतलब है कि ये क्लोज टू ह्यूमन, हम इसको देख के समझ सकते हैं कि यार ये क्या कहना चाह रही है। स्टैटिकली टाइप का क्या मतलब होता है कि जब आपने वेरिएबल्स बनाने हैं ना, तो उनकी डेटा टाइप आपको उनको कंपाइल टाइम पर बतानी होती है पहले ही, कि यार ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, ये स्ट्रिंग टाइप होगा, तो इसलिए इसको स्टैटिकली टाइप कहते हैं। जो पाइथन, जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन, उसमें आप वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताते, जावास्क्रिप्ट में भी नहीं बताते कि ये इंटीजर टाइप का है या ये स्ट्रिंग टाइप का है। वो उनको उनको डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो सॉलिडिटी में हमें लाजमी बताना पड़ता है कि ये स्टैटिकली टाइप है। अच्छा, अच्छा, अब सॉलिडिटी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स। जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, उन वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन पे, और जो भी आप स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। ज़ाहिर है इसमें लिखा हुआ है कंज्यूम गैस का मतलब यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। और ये इन कॉन्ट्रैक्ट के इनसाइड क्लियर होते हैं। अच्छा, जो दूसरे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ये होता है लोकल वेरिएबल। जब जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। इनको ये स्टैक मेमोरी पे आपकी स्टोर होते हैं जाके। तो जो वेरिएबल भी स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है वो गैस कॉस्ट नहीं करता और हमें उसके पैसे नहीं देने पड़ते। तो अब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि लोकल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, ये देखें, ये अब आप एक पर्सन, चले मैं शुरू से बना कर दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अब हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूँ मैं, पर्सन, ठीक है। मेरा ख्याल है जो बनाया हुआ है ना, आप इसी की तशरीह कर दें। अच्छा, हमारे पास टाइम अच्छा, 3 मिनट है, तो वो बना हुआ ही है, ठीक है, उसको बताना ही है ना आपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, अच्छा, अब ये हमने जब एक भी दोस्त सॉलिड, पूछ रहे हैं दरमियान में कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जी, बिल्कुल, सॉलिडिटी। जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अब हमने जब भी सॉलिडिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है ना, सबसे पहले तो हमने लिखना है SPDX लाइसेंस डैश आइडेंटिफायर। ये ना आप समझ लें, ये हमारा लाइसेंस होता है कि इस लाइसेंस के अंडर ना हम ये सॉलिडिटी लिख लें। ये बस आपने लिख देना है SPDX लाइसेंस डैश आइडेंटिफायर। इसका मीनिंग आप बेशक ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये लाइन जो है कॉपी पेस्ट कर देनी है हर जगह। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ना, उसमें हमने लिखना होता है कि प्रैग्मा सॉलिडिटी, और उसके बाद हम बताते हैं कि ये किस वर्जन की है, ठीक है। कि अब हम इसके अंदर कौन सी वर्जन की सॉलिडिटी लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.60 और लेस देन 0.90 के 0.6 से लेके 0.9, इन इन वर्जन्स में से किसी भी, इन वर्जन्स के दरमियान में से किसी भी वर्जन का हम सॉलिडिटी कोड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम लिख सकते हैं, और वो कंपाइल करेगा और वो हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जब भी हमने लिखना होता है तो सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रोग्राम है, ठीक है। हम ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। जिस तरह क्लास होती है ना, अगर किसी, अब आप में से मेरा ख्याल है हर बंदे ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी भी होगी, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी वो बता सकता है, अदरवाइज मैं इसको उसके रेफरेंस से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसने नहीं पढ़ी है? अच्छा, चलो, आई डोंट थिंक सो, अदरवाइज बोल देते हैं। तो अच्छा, जिस तरह क्लास होती है ना, क्लास जिस तरह C++ में क्लास होती है जावा में, तो इसमें ना हम कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज होते हैं, बिल्कुल क्लास की तरह होता है ये। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। अब ये पर्सन का बनाया है, तो हम यहाँ पे पर्सन का नाम लिखते हैं। उसके बाद ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, अब इस पर्सन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, पर्सन का क्या होता है, पर्सन का नाम होता है और पर्सन की एज होती है। तो U × 56 टाइप का एक और वेरिएबल बनाते हैं एज। अच्छा, अब जो ये वेरिएबल है ना जी, ये वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हो रही, ये ब्लॉकचेन पे जाकर स्टोर हो रहे हैं, इनके हमें पे करने पड़ेगी क्या है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल, तो फंक्शन होता है गेट नेम, ठीक है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा होता है, कोई वेरिएबल लिखा होता है स्ट्रिंग कलर, ठीक है। तो अब इस कलर के, इस वेरिएबल के ना पैसे हमें नहीं, इस ये जो है ना, ये लोकल वेरिएबल होता है और ये ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं होता, ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसकी हमें गैस नहीं पे करनी पड़ती। तो ये इसका एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये स्टेट, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अच्छा सर, फिर स्टॉप करें यहाँ पे, टाइम बिल्कुल एंड हो गया। कर लें, मेरा ख्याल आज के लिए स्टॉप कर लें, तो ठीक बाकी है, फिर कल शुरू करें।
दोस्त क्या कहते हैं? जैसे सर आप कहें, इंशाल्लाह अपने कल कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो ठीक है, कल बाकी करेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू थैंक सभी यू वेरी भाई। मच। सभी भाई बहुत शुक्रिया, ओके। जज़ाकल्लाह।